नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर। जहां पर कल से हमने अपनी एक नई सीरीज को शुरू किया है और इस सीरीज का नाम है संपूर्ण भारत का भूगोल कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, जिसका हमारा ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों माफ कीजिएगा, गलती से वो टाइम 8 बजे शो हो रहा है, वो 11 बजे ही हमारी क्लास होनी है। तो उस टाइम को मैं कल से चेंज करा दूंगा, तो वो समस्या आपको नहीं जाएगी। तो दोस्तों कल की क्लास में आपको याद होगा हमने पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, जहां हमने भारत की अवस्थिति को पढ़ना शुरू किया था, इंडिया की लोकेशन को पढ़ना शुरू किया था। तीन बातें कल हमने पढ़ी थी। कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो भारत की अवस्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ पर है। तो मुझे बताइए कहाँ पर स्थित है भारत। तो आप बता देंगे कि सर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में, उसमें भी दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, फिर भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तहत भारत आता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। जवाब होगा कि सर 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 देश मिलकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। यही हमने देखा था कि जो हमारा भारत है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर अवे है। फिर दूसरे टॉपिक में हमने भारत के नामकरण की बात की थी, इंडिया के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, जहां जाना था कि भारत के दो आधिकारिक नाम हैं, दो ऑफिशियल नाम हैं। एक नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। ये दोनों ही नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में दिए गए हैं। जो इंडिया नाम है वो यूनानियों के द्वारा भारत को दिया गया है, ग्रीक्स के द्वारा भारत को दिया गया है। जबकि जो भारत नाम है उसके बारे में दो अलग अलग मत हैं। वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत का नाम भरत के आधार पर भारत रखा गया है, और ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत नाम का एक कबीला था, तो उसी कबीले के नाम पर भारत नाम आया है। इसके अलावा भी हमारे प्यारे देश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ईरानी भारत आए, जब पर्शियन इंडिया आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। वहीं दोस्तों जो ऋग्वेद है, पुराण है, उसमें जम्बूद्वीप के नाम का भी उल्लेख किया गया है। और जम्बूद्वीप ना सिर्फ भारत को बल्कि एशिया के पर्सपेक्टिव में जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमने ये भी देखा दोस्तों कि एक और नाम है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेसोपोटामिया से दिया गया, वो नाम है मेलुहा। तो इस तरह भारत के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग रिसोर्सेस से निकल करके आते हैं। ठीक है, फिर आपको याद होगा दोस्तों, आज से आज की क्लास में हमें भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल का अध्ययन करना है, इंडिया के एरिया और पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, हमें भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करना है, हमें इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का अध्ययन करना है, और आज हमें भारत के सभी राज्यों का मानचित्रीकरण करना है, हमें उनकी राजधानियां याद करनी है और उनकी लोकेशन को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग फ्रेशर हैं उन्हें अभी भारत का मैप अच्छे से याद नहीं हुआ होगा। तो आज वो मेरे साथ भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को याद करेंगे ताकि वहां पर कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं और भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या को डिस्कस करते हैं, इंडिया के एरिया और पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ये देखिए दोस्तों, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये दुनिया के वो सारे देश हैं जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है या टॉप 10 कंट्री हैं। इसमें हमारा प्यारा भारत देश, और भारत का क्षेत्रफल है 32 87
263 अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उसको इसी फॉर्मेट में याद कीजिएगा, 32,87,263 याद करना आसान रहेगा। तो हमारे पूरे भारत देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर आप इसको देखें तो जितनी पूरी दुनिया में स्थलीय भाग है, तो पूरी दुनिया का जितना भी स्थलीय भाग है, जितना भी लैंड वाला इलाका है, उसके 2.4% भाग पर, 2.4% भाग पर भारत फैला हुआ है। और यही कारण है कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहां पर एक और सवाल आएगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर है रूस, जो कि आपके सामने यहां पर दिखेगा। देखिए ये पूरा रूस का इलाका है, अलग से आपको दिखाई देगा। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो यूरोप और एशिया के भाग में फैला हुआ है। रूस के बाद दूसरा स्थान आता है दोस्तों कनाडा का, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। ये देखिए कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में देखेगा। कनाडा के जस्ट नीचे अर्थात साउथ में आपको अमेरिका दिखेगा, और ये भी अमेरिका का ही एक हिस्सा है जिसे अलास्का कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका है, देख लीजिए यहां पर कनाडा के जस्ट नीचे अमेरिका दिखाई देगा। कई जगह आपको मिलेगा कि अमेरिका से ज्यादा क्षेत्रफल चाइना का है, लेकिन जब अमेरिका की पूरी टेरिटरीज को मिला दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल चीन से ज्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों चाइना। दिख रहा है आपको, एशिया महाद्वीप में स्थित है चाइना। भारत के साथ भी चीन की बाउंड्री लगती है। यहां आप देखेंगे तो रूस के साथ बाउंड्री लग रही है। इस देश का नाम मंगोलिया है दोस्तों, इस देश का नाम कजाकिस्तान है। तो ये चीन है जो दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेस पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। फिर चीन के बाद आता है दोस्तों अगला नंबर ब्राजील का। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिकन महाद्वीप है। तो यहां पर एक देश स्थित है ब्राजील। ये देख लीजिए साहब, आपको दिखाई देगा, बहुत फेमस है। ये जाना जाता है अपने वर्षा वनों के लिए, ये अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है इसका बहुत बड़ा हिस्सा, और यहाँ बहुत वर्षा होती है और बहुत घने अमेज़न के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्राजील के बाद छठवें नंबर पर आता है एक महाद्वीपीय देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है जिसे ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा नहीं है कि इस महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, जो आपको नीचे दिखाई देगा। तो छठवें नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत देश, हमारा प्यारा इंडिया। आठवें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान जो यहाँ पर है, और 10वें नंबर पर अफ्रीका का देश अल्जीरिया आता है। तो ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे पर चाइना है, पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पर आता है भारत। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ये दुनिया के 2.4% हिस्से पर फैला हुआ है, 2.4% इलाके पर फैला हुआ है। सर, आपने ये तो बता दिया कि दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये यूरोप है। यूरोप में एक देश है इटली। इटली में एक देश है जो कि कंट्री है लेकिन यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वेटिकन
सिटी। ठीक है। वेटिकन सिटी के बाद यूरोप में ही एक देश है मोनाको। ठीक है। उसके बाद जब आप प्रशांत महासागर में आएंगे तो प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश मिलेगा, नौरू। तो ये दुनिया के सबसे छोटे देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटा देश है जो यूरोप में है। मोनाको ये भी दुनिया का सब दूसरे नंबर का छोटा देश है जो यूरोप में स्थित है। और नौरू जो कि एक प्रशांत महासागरीय देश है, पैसिफिक ओशियन की आइलैंड कंट्री है, वो तीसरे नंबर पर आता है। तो ये दुनिया के सबसे छोटे देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर। अब पता है बहुत इंटरेस्टिंग बात आप समझिएगा, और अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस पॉइंट से आपको भारत की समस्याओं का अंदाजा होगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, 2.4% हिस्सा है। लेकिन इस 2.4% हिस्से पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, 17.5% आबादी रहती है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है, और जब अगली जनगणना 2021 की सेंसस का रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि ये 135-40 करोड़ के आसपास आ जाएगी। बहुत बड़ा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास 2.4% हिस्सा है विश्व का, जबकि यहाँ पर 17.5% आबादी निवास करती है, और ये भारत को दुनिया का दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन। सर नंबर 1 पर कौन है? तो दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है दोस्तों। चीन के बाद भारत, भारत के बाद अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान। तो ये एक क्रम है। मतलब आप देखें कि दुनिया की कुल जनसंख्या लगभग 7.7 अरब है, और इसमें से लगभग लगभग 1.5 अरब लोग या 1.25 अरब लोग भारत में रहते हैं, जिसके पास सिर्फ 2.4% भूमि है। यहीं पर भारत की समस्या खत्म नहीं होती। भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन है, इंडिया में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक भी है, और पूरी दुनिया के 18% जो पशुधन है वो भारत में पाया जाता है। सर ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, इस बात को जरा समझिए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर हमेशा जो समस्याएं आती हैं वो संसाधनों को लेकर के आती हैं कि संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। और वो कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा देश का क्षेत्रफल छोटा है, हमारे पास भी सीमित संसाधन है, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि बार बार ये कहा जाता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर होंगी। ये दुनिया के सबसे छोटे देश हैं। चलिए तो यहां से प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस। भारत का कितना योगदान है विश्व के क्षेत्रफल में? 2.4%। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितना शेयर रखती है? 17.5%। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है? दूसरा। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश, आंसर होगा चीन। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश, आंसर होगा सर वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक और टॉपिक था, भारत का क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, और इसका नाम है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों
याद रखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है और इनका महत्व क्या है। तो चलिए इसको कहानी के रूप में समझते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है और जब शुरुआत में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें दो तीन समस्याएं आईं। जैसे पहली समस्या उन्हें ये नजर आई कि पृथ्वी का आकार चूंकि गोल है, मतलब इसे जियोइड कहा जाता है, गोल नहीं जियोइड शेप है, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी पर समय हर एक स्थान पर अलग अलग होता है, अर्थ पर पूरी जगह पर टाइम अलग अलग होता है। आपने सुना ही होगा कि जब अगर भारत में दिन है तो पता पड़ा अमेरिका में रात है, अमेरिका में रात हो रहा है तो भारत में दिन है। अभी भारत की टीम इंग्लैंड गई हुई है टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो अगर हमारे यहाँ टेस्ट मैच होता है सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, वहां पर टेस्ट मैच हो रहा है तो दोपहर में 3 बजे उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जा रही थी कि पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा आकार है, हम समय का निर्धारण कैसे करें। दूसरी एक समस्या जो निकल करके आ रही थी वो ये है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन को हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, हम किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे बताएंगे। और लोकेशन बहुत जरूरी है। आज आप देखिए चाहे वो मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इवन हमारे जीपीएस हो, तो ये लोकेशन के आधार पर चलते हैं। और आपने एक शब्द सुना होगा कोऑर्डिनेट, कि हमको फला फला जगह के कोऑर्डिनेट दे दीजिए, हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो फिर वही समस्या निकल करके आई कि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, जियोइड शेप है, तो लोकेशन हम किसी भी जगह की कैसे बताएंगे। और एक और चीज निकल करके आ रही थी कि पृथ्वी की जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाए, अर्थ के क्लाइमेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और पूरी पृथ्वी का जो अध्ययन है उस अध्ययन को आसान कैसे बनाया जाए, अर्थ की जो स्टडी है उस स्टडी को इजी कैसे बनाया जाए। बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत दिनों तक इसके बारे में विचार करते रहे। फिर एक साइंटिस्ट आए दोस्तों और उन वैज्ञानिक का नाम था बेहम। क्या नाम था? उन वैज्ञानिक का नाम था बेहम। बेहम ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया, उन्होंने अर्थ के एक मॉडल को बनाया और पृथ्वी के इस मॉडल को आज हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। इसे हम दोस्तों ग्लोब कहते हैं। देखा ही होगा सबने ग्लोब, ये देख लीजिए एक बार कि ये हमारी पृथ्वी का मॉडल है। तो ग्लोब किसने बनाया था? बेहम ने बनाया था। और ग्लोब की परिभाषा ही यही है, मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक प्रतिरूप। ग्लोब तो इन्होंने बना दिया, लेकिन अब भी ये समस्याएं नहीं सुलझाई जा रही थी कि इन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो ग्लोब बेहम ने बनाया था वो इस ग्लोब को लेकर के आए और उन्होंने इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींच दी दोस्तों, दो प्रकार की अलग अलग काल्पनिक रेखाएं खींची, इमेजिनरी लाइन खींची। कुछ रेखाएं उन्होंने इस तरह क्षैतिज रूप में खींची और कुछ रेखाएं उन्होंने इस तरह हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर रूप में खींची। ऐसी रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई थी, जो पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल रूप में खींची गई थी, उन रेखाओं को अक्षांश नाम दिया गया। उन रेखाओं को दोस्तों लैटिट्यूड नाम दिया गया। याद रखिएगा इस शब्द को, उन्हें लैटिट्यूड नाम दिया गया। और वो रेखाएं दोस्तों जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल खींची गई थी, उन रेखाओं को वैज्ञानिकों ने देशांतर रेखा नाम दिया, उन रेखाओं को वैज्ञानिकों ने लॉन्गिट्यूड नाम दिया। ठीक है,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक परिभाषा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। याद रखिएगा कि ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर है नहीं। एक्चुअल में आप जाएं ढूंढने के लिए कि चलो ऐसा कोई रेखा खींची हुई है क्या, तो ऐसी कोई लाइन नहीं है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी रेखाएं हैं। और अब वो जो बड़े बड़े प्रश्न थे जो वैज्ञानिक डिस्कस कर रहे थे कि हमको समय का पता कैसे चलेगा, लोकेशन का पता कैसे चलेगा, क्लाइमेट का पता कैसे चलेगा, वो प्रश्न अब हल होने वाले थे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर अब मिलने वाला था। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, अक्षांश रेखाओं ने वैज्ञानिकों की दो मुश्किलों को हल कर दिया। एक सबसे बड़ी मुश्किल थी कि जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाए, क्लाइमेट को कैसे डिसाइड किया जाए, तो वो समस्या हल कर दी। और देशांतर रेखाएं जब अक्षांश से मिलती हैं तब बनती है एक लोकेशन। कैसे, समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से कि लोकेशन कैसे बनती है। देखो, अब ये एक अक्षांश रेखा है और यहां से निश्चित तौर पर एक देशांतर रेखा तो गुजर ही रही होगी। और दोस्तों, ये जो रेखा है देशांतर रेखा, ये जहां पर मिलती है, जैसे मान लो कि ये एक अक्षांश रेखा है और यहां से एक देशांतर रेखा गई, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जहां पर एक अक्षांश रेखा एक देशांतर रेखा से मिलती है, तब आप किसी को कोऑर्डिनेट दे पाते हो कि फला फला जगह पर इतना इतना डिग्री चले जाइए, इतने डिग्री उत्तर में चले जाइए, इतने ईस्टर्न लैंगिट्यूड, तो वहां पर जाके आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट इस तरह से काम करते हैं। दूसरी समस्या जो इन्होंने सुलझाई वो जलवायु की समस्या थी, वो क्लाइमेट की समस्या थी। अच्छा, एक बेसिक बात और समझ लो अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो हमने कल डिस्कस किया था कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में से एक अक्षांश रेखा जाती है जिसे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहा जाता है, या इसे दोस्तों हम इक्वेटर का नाम देते हैं। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाय शुभम गुप्ता, तो 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं आधा आधा घंटे के, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कर ही लीजिएगा, देख लीजिएगा ये लेक्चर, आपको बहुत हेल्प होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री की रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसे हमने उत्तरी गोलार्ध नाम दिया था और नीचे वाले हिस्से को हमने दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया था। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहां से शुरुआत की 1 और वो 90 तक पहुंच गए, और यहां से शुरुआत की 1 और यहां वो 90 तक पहुंच गए। मतलब ऐसी वो रेखाएं खींचते चले गए। जैसे यहां पर उन्होंने कुछ रेखाएं खींच दी इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों उन्होंने यहां पर भी रेखाएं खींच दी जो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको यह समझना होगा एक बात कि सर ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो हम दोनों में अंतर कैसे करते हैं? तो अंतर करने के लिए हमेशा अक्षांश का पूरा नाम पढ़ना चाहिए, और इसीलिए मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि लैटिट्यूड को कभी बिना सरनेम के मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझें इस बात को। देखो, यहां पर भी 1 डिग्री का लैटिट्यूड है और यहां भी 1 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो ये तो वही बात हो गई कि जब मैं अपनी कक्षा में पढ़ता था तो 4 शुभम पढ़ते थे। अगर सर ने सिर्फ शुभम कहा तो हम चारों भैया खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? तो पूरा नाम लेना पड़ेगा। एक्चुअल में वो सारी अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, वो सभी लैटिट्यूड जो इक्वेटर के नॉर्थ में है, उनका नाम होता है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, नदर्न लैटिट्यूड लाइन। तो अब आप इसे क्या पढ़ोगे? तो इस रेखा को आप कहोगे 1 डिग्री का
उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड। और वो सभी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, उनको क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम आप दोगे 1 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, 1 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड। अब अगर आपने कहीं देखा होगा तो हमारे भारत में जब अक्षांशीय विस्तार की बात होती है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात होती है, तो पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। कल पढ़ा था हमने कि हमारा प्यारा महान भारत देश यहां कहीं आता है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आता है। यही कारण है कि भारत का जितना भी आप अक्षांश पढ़ोगे, इंडिया के जितने भी लैटिट्यूड आप पढ़ोगे, उन सभी का सरनेम क्या होगा? तो उन सभी का सरनेम होगा उत्तरी अक्षांश, उन सभी का सरनेम होगा नदर्न लैटिट्यूड। बताइए, यहां तक बात समझ में आई कि कैसे नाम दिया जाता है अक्षांश रेखाओं का? इस तरह से इनका नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण भी करते हैं, हम क्लाइमेट को भी डिसाइड करते हैं। सर कैसे करते हैं? तो देखिए, ये 0 डिग्री की रेखा है, इसी तरह यहां पर एक लाइन है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, और इसे दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जब आप दक्षिण में जाएंगे तो यहां भी दोस्तों आपको एक अक्षांश रेखा मिलेगी और इसका नाम है 23.5 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, और इसे मकर रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो इलाका है ना, इक्वेटर से मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक का ये जो इलाका है, इसको सूरज की इसको सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी मिलती है, या हम ये कहें कि इस इलाके को सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन या सौर विकिरण प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए कि अगर सबसे ज्यादा सूरज इस क्षेत्र में आ रहा है तो ये इलाका सबसे ज्यादा गर्म भी होगा। तो इसी आधार पर इस इलाके को हम क्या कह देते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कह देते हैं। इस इलाके को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। फिर दोस्तों ऐसी ही एक अक्षांश रेखा है जो यहां पर खींची गई है, जो आपको दिखाई देगी, 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक महासागर है जिसे आर्कटिक महासागर कहते हैं, और ये रेखा चूंकि आर्कटिक ओशियन से होकर के जा रही है तो इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहां भी आपको 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, और ये अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के जाती है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से होकर के जाती है, इसीलिए इसे अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। तो कर्क रेखा से आर्कटिक सर्किल तक का इलाका और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक का जो इलाका है, यहां ठंड पड़ती है, तो इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। इसे दोस्तों टॉरिड जोन के नाम से या टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फिर आखिरी में यहां पर देखिए तो यहां पर एक 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश आता है, 90 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड है, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और उसी तरह दोस्तों यहां पर भी एक 90 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड है, दक्षिणी अक्षांश है, जिसे हम सदर्न पोल कहते हैं या जिसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर कि आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक
और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक भयंकर ठंड पड़ती है, तो इस क्षेत्र को आप फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह कर्क अक्षांश रेखाओं के आधार पर हमने ना सिर्फ पृथ्वी की जलवायु का पता लगाया, बल्कि जब अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखा के साथ मिलती हैं तो लोकेशन जनरेट होती है, और उसी लोकेशन को आज हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर इतना करने की क्या जरूरत है, हम ये बता देंगे ना कि हम 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर रहते हैं। तो अगर आपने मुझे ये बताया कि आप 23.5 डिग्री के नदर्न लैटिट्यूड पर रहते हो, कहाँ, तो भैया ये पूरा इतना बड़ा इलाका है, तो मैं आपको यहां से यहां तक कहां ढूंढूंगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि सर ये अक्षांश है और यहां ये देशांतर रेखा आके मिल रही है, तो यहां पर आ जाओ, नहीं तो मैं भटकते रहूंगा, मुझे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। जहां जहां से कर्क रेखा निकलती है मुझे हर उस देश में जाकर के आपकी तलाश करनी होगी, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। समझ में आया अक्षांश रेखाओं के बारे में? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसीलिए अब जब हम भारत की अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो शब्द आपको समझ में आने चाहिए कि क्यों हम बार बार उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। अक्षांश रेखाओं का सरनेम बहुत जरूरी होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सरनेम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसीलिए इन पर फोकस करना, और जब भी आप लिखो तो पूरा नाम लिखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि देशांतर रेखा का क्या महत्व है। सर ये वर्टिकल लाइंस जो हैं लॉन्गिट्यूड, इनका क्या महत्व है? तो दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है समय के निर्धारण में, इनका उपयोग किया जाता है टाइम डिसाइड करने के लिए। सर कैसे, इस काम को जरा समझें। ठीक है, तो कल हमने एक छोटी सी बात, पहले इनका भी सरनेम समझ लो फिर आगे टाइम डिसाइड करेंगे। तो ये देखो, हमने कल देखा था कि हमारी पृथ्वी के बीच से एक देशांतर रेखा जाती है जिसे 0 डिग्री या 0 डिग्री की देशांतर रेखा या ग्रीनविच लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो इलाका है जो इसके पूर्व में है, ईस्ट में है, उसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर किया कहा जाता है, और वो इलाका जो इसके पश्चिम में है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, और हमें यह भी पता है कि हमारा प्यारा भारत देश यहाँ पर आता है। यही रीजन है कि जब आप भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड पढ़ते हैं, तो हर जगह पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ होता है, हर जगह ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ होता है। आई विश यहां तक आपको चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब हम इस टॉपिक की चर्चा करते हैं कि साहब इसके द्वारा समय का निर्धारण कैसे होता है, इसके द्वारा हम टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कुछ इस तरह निकाली जाती है, ठीक है, कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री घूमती है, ऑलमोस्ट 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 360 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 से काट दीजिए तो 6 6 36 और 0 और 6 चौको 24 और 15 चौके 60। तो हमें यह समझ में आया कि 15 डिग्री जब अर्थ घूमेगी तो इसका मतलब हो गया 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। तो अब इसको और डिवाइड करते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 चौको 60, इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू निकल करके आएगी 4 मिनट। ये टॉपिक याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब होता है 4 मिनट का अंतर। अब इस बात को जरा समझेंगे कि ये समय कैसे निकालेगा और कैसे इसकी मदद होगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, हमने 2 मिनट इसको इस तरीके से मान लिया, ये हमारा 0 डिग्री वाला इलाका है, ठीक है, और यहां हमने ये मान के चला है कि यहां पर अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, 12 PM का
समय है। और यहां हमने एक जगह मान ली, अज्यूम कीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत देश है, इंडिया है। और अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि भारत की जो समय रेखा है वो 80 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। भारत की समय रेखा को हम मानेंगे कि ये 80 डिग्री का पूर्वी देशांतर है। तो प्रश्न पूछेगा कि भारत में अभी कितने बजे हुए हैं, इंडिया में अभी कितना समय हुआ है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साहब 4 मिनट होती है। तो यहां पर अब ये निकालो कि 80 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो 80 को 4 से आप गुणा कर दीजिए, तो 8 जीरो आ जाएगा और 8 चौको 32 आ जाएगा, 320 मिनट। अब इसमें भी अगर आप देखें दोस्तों कि अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 पंचे 30, 2 जीरो और 6 दूनी 6 तिया 18 और 2 ऐसा मिल जाएगा। सिंपल ऐसा निकाल दें कि देखो 300 आपका ये आ गया, तो 6 पंचे 30, 5 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 5 घंटे 20 मिनट मतलब 300 और 20 अलग से बचा। तो यहां पर फिर क्या होगा कि ये बताइए कि सूरज कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो ये वाला समय जो 0 डिग्री के पूर्व में है अर्थात पूर्वी गोलार्ध में है, वहां समय ज्यादा होगा या कम होगा। तो लॉजिक सी बात है कि अगर सूरज पूर्व से निकलता है, अगर सन ईस्ट से निकलता है, तो पहले यहां पर सवेरा होगा। अगर दिन हो रहा है, अगर मुर्गा चहकेगा तो यहां मुर्गा पहले चहकेगा ना साहब, और फिर आखिरी में यहां पर आएगा और सबसे आखिरी में यहां आएगा। तो अगर यहां दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो 80 डिग्री के अक्षांश पर अभी शाम के 5:20 होंगे। ये कैसे निकल के आया, क्लियर सी बात है। 80 डिग्री था तो हमने 80 को 4 से गुणा कर दिया, 320 मिनट आए। 320 मिनट में से 300 मिनट मतलब कि 5 घंटे, 6 पंचे 30 और 20 मिनट तो अलग। तो ये समय आ गया। अब यही मान लीजिए कि अगर यहां पर एक देश है, मान लेते हैं अमेरिका, और अमेरिका में भी यही एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पर भी 80 डिग्री का वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, पश्चिमी देशांतर है, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहां समय कितना होगा, अब इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि यहां समय कितना होगा। तो वही हिसाब है कि सर यहां पर भी 5 घंटे 20 मिनट का ही अंतर होगा, क्योंकि 80 डिग्री की वैल्यू तो यही आएगी ना 320, तो 5 घंटे 20 मिनट। लेकिन अब यहां समय को आप पीछे करेंगे, क्योंकि यहां अभी दिन नहीं हुआ है, यहां दिन होना बाकी है। मतलब दोस्तों यहां अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो ये 5 घंटे पीछे चल रहा होगा। तो कितने बजे होंगे, 12 से पीछे चलिए, 1 घंटा पीछे जाएंगे 11, 2 घंटा पीछे जाएंगे 10, 3 घंटा पीछे जाएंगे 9, 4 घंटा पीछे जाएंगे 8, 5 घंटा पीछे जाएंगे 7, लेकिन 20 मिनट और हैं। तो यहां पर जो समय होगा वो 6:40 सुबह का समय होगा, यहां पर एएम का समय होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों समय का अंतर निकाला जाता है देशांतर रेखा की मदद लेकर के। और लेकिन समय निकालने के लिए, अब किसी भी देश में समय निकालने के लिए एक कंसेप्ट दिया जाता है और उस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन मतलब हर एक देश को एक देशांतर या एक से ज्यादा देशांतर को चुनना होता है जिसके आधार पर उस देश का समय निकाला जाएगा। जैसे भारत का समय, भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन भारत का समय सिर्फ एक देशांतर रेखा के द्वारा निकाला जाता है जिसे हम 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर कहते हैं, 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लैटिट्यूड कहते हैं। और ये रेखा कहां से गुजरती है, तो ये रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, नैनी से होकर के गुजरती है। और ये 0 डिग्री की लाइन से भूमध्य जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे 5.5 घंटे आगे होती है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं
तो भारत में इस समय शाम के 5:30 बजे होंगे, ये इस बात का प्रमाण है। तो उम्मीद करता हूं हल्का हल्का आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं कि मैं यहाँ आपको अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं नहीं समझा रहा हूं, मैं बस आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आगे के टॉपिक को आप आसानी से समझ सके। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए जाकर के घर पे, कि जो यूट्यूब पर सर्च कीजिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शुभम गुप्ता, तो उसमें आपको वो वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, अब ये यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। तो एक बार हम इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं और फिर हम भारत के विस्तार की बात करेंगे, फिर हम इंडिया के एक्सटेंट की बात करेंगे। तो हमने सीखा कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। जो वर्टिकल लाइन है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश के द्वारा जलवायु का पता चलता है, क्लाइमेट का पता चलता है लैटिट्यूड के द्वारा, और समय के लिए देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये भी देखा कि 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट आते हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का समय आता है। भारत की जो समय रेखा है, इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 आवर्स आगे है। देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर देश में सिर्फ एक ही प्रधान समय रेखा हो। भारत में एक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यहाँ पर 10 से ज्यादा है। फ्रांस में 13 समय रेखाएं हैं। तो हर जगह अलग अलग टाइम जोन देखने के लिए मिलते हैं, पर वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, उस द्वंद में अभी आपको नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। अब भारत के मैप को जरा पहले आप ध्यान से समझ लो, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने से। ये देखिए दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत का मेनलैंड है। लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्या हमारा भारत इतना ही है? यही है भारत का क्षेत्रफल? आंसर होगा नहीं। ये तो भारत की सिर्फ मुख्य भूमि है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहां आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा और यहां आपको दिखाई देगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो लगभग यहां तक जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अब आप ये भी समझें कि ये जो मैप है, तो यहां से यहां तक तो ये मुख्य भूमि भारत हो गया, लेकिन यहां से यहां तक जो कि अंडमान निकोबार का इलाका है, ये संपूर्ण भारत कहलाता है, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें शामिल होंगी। यही कारण है कि जब भारत के अक्षांशीय विस्तार को आप पढ़ते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को पढ़ते हैं, तो 2 विस्तार दिए जाते हैं, एक मुख्य भारत का अक्षांश और दूसरा संपूर्ण भारत का अक्षांश। मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और कंप्लीट इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। समझिए इस बात को। चलो अब इस बात को जरा ध्यान से देखो कि भारत, अच्छा लैटिट्यूड का मतलब समझिए ना, ये वाली रेखाएं, मतलब भारत यहीं कहीं होगा। तो हमें यह समझना है कि भारत किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है, और देशांतर का मतलब ये वाली रेखाएं। तो यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो सबसे पहले हम मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो ये जो इलाका है दोस्तों, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश, और यहां भारत का सबसे उत्तरी कोना है, भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत का सबसे दक्षिणी इलाका है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तो यहां से लेकर के यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट के नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 36 डिग्री 6 मिनट के
नॉर्थ लैटिट्यूड तक। लेकिन अभी हमने बताया कि सर ये तो मुख्य भूमि का भारत है, सर ये तो मेनलैंड का इंडिया है। अब ये देखिए दोस्तों कि ये जो है यहां पर भारत का आखिरी बिंदु आता है और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी को पार्सेन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है और यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। और यह है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट का नदर्न लैटिट्यूड। अब यहां पे दो प्रश्न वो आपसे पूछेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताओ भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। तो आप बताओगे कि सर ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नदर्न लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। बता दिया, पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, कंप्लीट इंडिया का। फिर वो दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये बताओ मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मेन लैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। तब आप बताओगे कि सर 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नदर्न लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है और ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब यहीं से 3 प्रश्न और निकल करके आते हैं। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताइए साहब अगर ये हमारा प्यारा भारत देश है तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो आपको दिख रहा है मैप में कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कहां पर स्थित है, तो पहले यह इलाका जम्मू कश्मीर कहलाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। तो ये इलाका दोस्तों लद्दाख में स्थित है जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताओ भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी इलाका कौन सा है। तो कंफ्यूज मत होना, उसने पूरे भारत के बारे में पूछा है, संपूर्ण भारत के बारे में पूछा है। तो आप बताओगे कि सर ये है इंदिरा पॉइंट। कहां पर है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये याद रखना है अंडमान और निकोबार में स्थित है। कॉल का मतलब दर्रा होता है दोस्तों, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और इसे पारसेन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न वो आपसे करेगा कि बताओ मुख्य भूमि के भारत का, मेन लैंड इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो ये मुख्य भूमि भारत है। यहां आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु में एक जगह है दोस्तों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में भी और अंदर जाएंगे तो धनुष कोटि नाम की एक जगह है, वो भारत का मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु बनाता है। तो कन्याकुमारी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये 3-4 प्रश्न क्लियर हैं, बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से इनको याद रखना। ये भारत की बिल्कुल बेसिक जानकारी है, निहायत ही आधारभूत जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर अगले हिस्से की। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सर ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, लैटिट्यूडनल हो गया। अब देशांतरीय विस्तार की चर्चा करेंगे। तो देशांतर मैंने अभी बताया कि ऐसी रेखाएं होती हैं। तो अब हमें यह चर्चा करनी है कि किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच भारत आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा यहां से करेंगे। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम आगे बढ़ते गए, तुगड़ो यहां हमको भारत मिल गया और यहां दोस्तों गुजरात मिला और गुजरात का एक गांव हमको मिला जिसका नाम है गुहार मोती, जो भारत का सबसे पश्चिमी इलाका है। ये पूर्व दिशा है
और ये पश्चिम दिशा है। तो जो गुहार मोती है, यहां से भारत की शुरुआत पश्चिम से होती है। ये सबसे पश्चिमी इलाका है। तो इसका कोऑर्डिनेट है 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब हम भारत में आगे बढ़ते जाएंगे, गुजरात गए हम, मध्य प्रदेश होते हुए आगे बढ़ते गए हमें यहां पर मिला अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के भी हम बिल्कुल आखिरी में पहुंच गए तो यहां हमें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु मिलेगा जिसका नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और यहां पर भारत का देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? बताइए, क्लियर है ये सारी बातें? प्रश्न बना लेते हैं, क्या बनेगा? तो प्रश्न वो पूछेगा, हमने 4-5 लगभग 6 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। 7वां प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताओ भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। तो लपक के बताओगे कि सर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। लगभग 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 2 घंटे का अंतर निकल करके आता है। वो अभी हम चर्चा करेंगे उस बात की, ठीक है। अगला प्रश्न वो आपसे यहां पर यह पूछेगा 8वें नंबर पर कि बताओ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो जवाब क्या दोगे? सबसे पूर्व अरुणाचल पहुंच जाओ, तो अरुणाचल में किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। फिर वो पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। बिल्कुल पश्चिम में आ जाओगे, गुजरात, गुजरात में गुहार मोती पहुंच जाओगे, तो गुहार मोती गुजरात। तो ये बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। बेसिक क्लियर हो गया? अब ये देखो, यहां से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी तक आओगे, लद्दाख, पहले तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अब लद्दाख से कन्याकुमारी, तो ये जो पूरी लंबाई है भारत की, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और जब भारत में आप यहां से यहां तक जाओगे दोस्तों, तो ये जो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। इंग्लिश में भी यहां लिखा हुआ है। एक बात और याद रखना कि अब आपको पूरे भारत का आकार पता है, तो भारत की जो आकृति है उसे चतुष्कोणीय कहा जाता है, उसे क्वाड्रेंगुलर कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो भारत एक चतुर्भुज की तरह दिखाई देता है, तो उसे क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय आकृति वाला देश कहा जाता है। एक बार इसको ध्यान से देख लो, सारे प्रश्न। लंबाई याद रखना कि भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214, और चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर ये भारत की चौड़ाई है। एक मिनट इसको ध्यान से देखो, मैं पानी पी लेता हूं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके दिमाग में बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि भारत से एक प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है, इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो वो भारत में कहाँ से होकर के गुजरती है, और उसी तरह भारत की जो समय रेखा है, इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो कहां से होकर के गुजरती है, और क्यों भारत में 2 समय जोन बनाने की बात कही जा रही है, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया की जरा हम चर्चा करते हैं। तो देखो, ये तो हम देख ही चुके हैं साहब कि ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, और यहां
ये वाला इलाका। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आप देखेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, ये 8 है, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, ये रहा। तो अगर आप मुख्य भूमि के भारत की बात करें तो यहां दोस्तों अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहां पर इंदिरा कॉल आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और वही मुख्य भूमि हमने देख लिया 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि भारत बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं, बहुत सारी लैटिट्यूड लाइन है। जैसे कि एक है 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन जो यहां से गुजरती है और भारत और भूमध्य रेखा के बीच में 876 किलोमीटर की दूरी है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह दोस्तों एक और रेखा है जिसे हम 23 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कहते हैं और इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। तो भारत से कर्क रेखा निकलती है क्योंकि 8 डिग्री 37 डिग्री मतलब 23 साढ़े 23 डिग्री बीच में कहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों ये भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। कहां कहां? तो इसकी शुरुआत होती है नंबर 1 गुजरात से, यहां से ये शुरू होती है। फिर बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इलाका इसका राजस्थान में जाता है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में आती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड जाती है दोस्तों। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल जाती है, तो ये 6वां हो जाएगा। इसके बाद ये त्रिपुरा जाती है 7वां और फिर ये मिजोरम जाती है 8वां। तो कुल यहां पर कितने राज्य हैं दोस्तों? 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं तो इनके नाम एक बार देखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में एक बार ध्यान से देखो, फॉलो करना जहां पर मैं ये हाइलाइटर ले जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, हाइलाइटर को, कि यहां से ये कर्क रेखा आई, सबसे पहले ये गुजरात जाएगी। गुजरात के बाद बिल्कुल थोड़ा सा इलाका राजस्थान में जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम। तो ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। अब इसमें 2 बातें और याद रखना कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो मैप में ही क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हुए कर्क रेखा आगे बढ़ती है। प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो जवाब होगा दोस्तों कि राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे छोटा हिस्सा गुजरता है। अब इसमें 1-2 पॉइंट और याद रखना। कुछ प्रश्न आपने देखे होंगे कि वो शहरों के नाम दे देता है और पूछता है कि बताओ कौन सा शहर कर्क रेखा के पास में स्थित है। तो हम पूरे शहरों को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ प्रमुख शहरों की बात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड की राजधानी का नाम रांची है। तो रांची से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो प्रश्न पूछेगा किस राज्य की राजधानी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, किस स्टेट की कैपिटल से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो जवाब दे रहे होंगे झारखंड की राजधानी रांची। उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक है गुरबा। गुरबा याद रखना, तो ये दूसरे वो स्थान है जो कर्क रेखा के पास में है। जी से आएगा गांधीनगर, यू से आएगा उज्जैन, आर से आएगा रांची, बी से आएगा भोपाल और ए से आएगा अगरतला। याद रखना गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, अगरतला ये
पास में है कर्क रेखा के, लेकिन कर्क रेखा गुजरती किस पर से है? तो रांची से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब सर ये तो क्लियर हो गया, हमने ये भी देख लिया कि विस्तार कितना है, लेकिन सर आपने हमसे कहा था कि जो अक्षांश रेखा है वो जलवायु की जानकारी भी देती है, वो क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन भी देती है। तो दोस्तों, भारत में अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से इंडिया की जो कैपिटल है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। इसके बारे में अभी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अभी बस इतना ही याद रख लो, जब हम मानसून वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे हिस्से में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कुछ जगह पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लेकिन भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इंडिया के क्लाइमेट को मानसूनी क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है, वो हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। तो याद रहेगा, 8 राज्यों के नाम क्रम से याद रखना प्लीज, क्योंकि क्रम पूछा है उसने, और प्रश्न दो तरीके से पूछेगा कि कर्क रेखा वाले राज्यों के पश्चिम से पूर्व जमाओ, अर्थात वेस्ट से ईस्ट जमाओ, तो यही क्रम रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि पूर्व से पश्चिम जमाओ, ईस्ट से वेस्ट जमाओ, तो क्रम बदल जाएगा। मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो क्रम से याद रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हो गया अक्षांश के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि सर देशांतर रेखा की कहानी क्या है। तो देशांतर में हमने पहले ही देख लिया कि साहब ये यहां से लेकर के यहां तक ये देशांतरीय विस्तार है। अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब अगर दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करेंगे और इसको रफली आप माइनस करेंगे, जैसे अगर हम इसको 97 और 68 ले लें और इसको माइनस करें, ठीक है, तो 7 को आप 17 मान लीजिए, उसमें से 8 घटा दीजिए, ठीक है, तो लगभग जो आपको 9 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक हासिल आ जाएगी, तो 6 में से 7, 9 में से 7 जाएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं दोस्तों। तो 29 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौको 36 आ जाएगा, 3 4 दूनी 8 और 9 10 11, 116 मिनट। अगर हम इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लें, लगभग 120 मिनट इसको मान लें, तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के देशांतरीय कितना अंतर है, इंडिया के लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है? तो 29 डिग्री का डिफरेंस है, 29 डिग्री का डिफरेंस है। और जब इस 29 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 116 आएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर है। इसको टेक्निकल तरीके से सामान्य भाषा में, टेक्निकल तो समझ गए, अब सामान्य भाषा में समझो। सामान्य भाषा में मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में, जो कि सबसे पूर्वी इलाका है, अगर सुबह का सूरज यहां 6 बजे उगेगा तो वही सूरज हमें गुजरात के गुहार मोती में 8 बजे दिखेगा। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, अब इसी के लिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इसके लिए हर एक देश से कहा जाता है कि वो अपनी एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को डिसाइड करे, वो अपनी एक मानक समय रेखा को बनाए। तो भारत ने 82.5 डिग्री के 82.5 डिग्री के 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को अपनी मानक समय रेखा चुना है, अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन चुना है, और इसी के आधार पर पूरे देश का समय निकाला जाता है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो या चाहे आप
गुजरात में हो, आपको समय सिर्फ 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर से निकाल करके दिया जाएगा। दोस्तों ये जो 82.5 डिग्री की रेखा है, तो अगर आप देखें ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री की लाइन है और यहाँ पर भारत के 82.5 डिग्री की लाइन है। तो अंतर कितना है? तो दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये डिफरेंस 5.5 घंटे का है, 5:30 का है। और चूंकि हम पूर्व में है तो इसीलिए प्लस लिखा रहता है दोस्तों, और लिखा रहता है GMT, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। मतलब वही हुआ कि अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो जिस तरह दोस्तों कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसी तरह भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारत की जो प्रधान समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं यहां पर फॉलो कीजिए ध्यान से मैप में। तो सबसे पहला राज्य आप देखिए साहब, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, जिसे नैनी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले ये भारत में यूपी में आएगी साहब, यूपी। ठीक है, यूपी के बाद दोस्तों आप देखें तो ये प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद और नीचे आएंगे तो उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर ये निकल जाएगी। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में मिलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उनका मिलन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का और भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन का। तो ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि अंतर कितना है। ठीक है, चलिए सेल खत्म हो गया इसका। ओके, अंतर कितना है ये भी आपको याद रखना है। तो एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना था, लेकिन कोई बात नहीं, बैटरीज नहीं है, हो नहीं पाएगा टॉपिक। तो आज इतना ही दोस्तों, रहने देते हैं टॉपिक को। तो आज हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझ लिया। कल की क्लास में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले हम भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। एक मैप लेकर के आइएगा, क्योंकि आपको भारत के पूरे राज्य बनाना है, उनकी राजधानियां बनाना है। फिर हम यूनियन टेरिटरीज का अध्ययन करेंगे और उसी के साथ में हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी अध्ययन करेंगे। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को भी हम स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। @शुभम गुप्ता PDF टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। जैसे ही 2 या 3 क्लासेस के बाद हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होगा, मैं आपके लिए 100 MCQs लेकर के आऊंगा। 2 या 3 क्लासेस में हम MCQ लगाएंगे और भरपूर तरीके से आपका यह टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि मेरा इतिहास का कोर्स चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। इतिहास के अलावा ये वो दूसरे कोर्सेस हैं जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स बहुत अच्छे तरीके से हम प्लस कोर्स पर बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ। प्लस वाले अगर स्टूडेंट हैं तो वो आपको बता भी पाएंगे कि कैसा कोर्स चल रहा है। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग PDF मिलेगा, और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स जैसे होते हैं वैसे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि हम यहाँ भी प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं तो वन लाइनर है, वहां नोट्स का प्रतिरूप बदल जाता है। तो दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,849 रुपए में है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड SG Live इस्तेमाल करना होगा। क्लास को ओपन करने के लिए भी आप मेरा कोड SG Live इस्तेमाल करें। और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे आप SSC, PSC, UPSC कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप मेरा कोड SG Live इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,849 रुपए में है। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल का 14,931 रुपए में है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ये कुछ विशेषताएं मिल जाती हैं।
जो इस तरह आपको दिखाई गई है। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे रात में 11 बजे फिर कल से टाइम चेंज होगा दोस्तों, फिर से बता दूँ कि कल से टाइम चेंज है। कल से हम रात में 8 से 9 आपसे मिला करेंगे, मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लेट्स क्रैक इट।